औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एजुकेशन सेशन का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं जनाब इरफान अली सिद्दीकी एडवोकेट हाई कोर्ट से गुजारिश करूँगा जनाब तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से इस सेशन का आगाज़ फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब मैं जनाब सीनियर मेंबर मुल्तान टैक्स बार मोहम्मद रोनस गाजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के सेशन लेक्चर का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी जो सब्जेक्ट है टैक्स के लिए, इसकी कुछ रूटीन से कुछ अलग ही चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि आपके यदि आप एज ए टैक्स एडवाइज़र जब सैलरी को डील करते हैं तो ज़्यादातर बंदे आपके कुछ कम्प्लीमेंट्री होते हैं, मिलने जुलने वाले होते हैं, या कुछ स्टेटस वाले होते हैं जिनसे आप फीस लेना मुनासिब नहीं समझते। तो ये जो है ना, फिर उसके बाद जो है सैलरी का कोई इतना का मुश्किल नहीं है, ख़ासकर जब से जो है ये FBR ने अपना जो है वो सिस्टम ऑनलाइन रिटर्न तैयार करने का फार्मूला सिस्टम लगा दिया है। कोई भी काम अब इतना मुश्किल नहीं रहा, वरना किसी ज़माने में ये सैलरी जो है ना, पूरा ऑर्डिनेंस एक तरफ कर दें और सैलरी को एक तरफ कर दें, इतनी पेचीदगियाँ होती थी कोई हद हिसाब नहीं। मिसाल के तौर पे व्हीकल का था, व्हीकल अगर एम्प्लॉय की है और वो पार्शली यूज फॉर बिजनेस और पार्शली पर्सनल, तो उसका कुछ तरीका और इसी तरह ही अगर एम्प्लॉय ने दे रखी है तो वो जो है ना पार्शली यूज बाय पर्सनल भी यूज़ हो रही है, बिजनेस के लिए तो होनी है, या प्योरली पर्सनल यूज़ के लिए है। ज़ाती तो प्योर बिजनेस यूज़ के लिए ना, यानी कि ज़ाती यूज़ के लिए तो वो तो उसका ज़ाती फेल हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर की गाड़ी अगर प्योरली ज़ाती यूज़ के लिए है तो उसका ट्रीटमेंट और इस तरह। और फिर इसी तरह फिर आगे मेंटेनेंस का भी होता था, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी पेट्रोल शट्रोल ये वो, तो फिर क्या किया जाएगा। फिर इसी तरह ही जो है ये जो है ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, उससे क्या किया जाएगा इस तरह। तो ये जो है ना, अब ये जो है ना काम सारे एक तो सिस्टम की वजह से आसान हो गए हैं करने हैं, और दूसरा ये है कि ज़्यादातर मसला होता था अलाउंसेस का, कि इसमें कौन कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल है और उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब अलाउंसेस जो है ना तकरीबन सारे ही उन्होंने जो है ना क्लब कर दिए, इसी में पार्ट ऑफ सैलरी बना दिया है। और इसमें सिर्फ एक दो अलाउंसेस हैं जो कि पता नहीं किस वजह से उन्होंने रख दिए हैं और रिटर्न में भी वो आ रहे हैं। एक तो फ्लाइंग अलाउंस है। अब पूरे पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो फ्लाइंग अलाउंस लेते होंगे या उनका वास्ता पड़ता होगा। इसी तरह दूसरा है मेडिकल अलाउंस का है मेडिकल अलाउंस, उसकी टैक्सेबिलिटी का, बाकी सारे सैलरी में डंप कर दिए। अच्छा, अब सैलरी से क्या मुराद है? सैलरी से मुराद जो है ना ये है कि ये एक तो सैलरी जैसे हम मंथली सैलरी लेते हैं, और उसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें भी अगर मिल रही है ना, हमने ये देखना कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें हमने शामिल करनी है और कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होनी। ये है मेन इस वक्त हमारी रूटीन जो है इसकी है। उसमें जो है ना सैलरी से मुराद होते हैं सैलरी और वेजेस, यानी वेजेस भी आप ले रहे हैं, अगर टैक्सेबल बन जाती है तो वो जो है ना वो भी उसके ऊपर भी वो टैक्स होना, सैलरी की इनकम में शामिल हो, सैलरी के साथ क्लब होना उसने। सैलरी वेजेस, ये नहीं कि एक बंदा वेज अर्नर है और आप कहें कि ये लोअर क्लास का बंदा है, वहाँ क्लास का कोई तल्लक नहीं है। तल्लक सिर्फ इस चीज़ का है कि वो टैक्सेबल अमाउंट से ज़्यादा ले रहा है या नहीं ले रहा।
सिर्फ ये मेन एक चीज़ है। अगर वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा अर्न कर रहा है, वेजेस से ही कर रहा है, तो उसको रिटर्न भी फाइल करनी है और उसके ऊपर टैक्स भी देना है। अच्छा, अब सैलरी यानी कि अब सैलरी या वेजेस मेन तो आइटम ये है जो एम्प्लॉयर दे रहा होता है एम्प्लॉय को। इसके साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो कि वो भी सैलरी का ही हिस्सा होता है, और उसमें ये सैलरीड पर्सन की मेन जो एक यानी कि शनाख्त है कि ये सैलरी अर्न कर रहा है या कुछ और चीज़ यानी कि ले रहा है उससे। मिसाल के तौर पर कमीशन ले रहा है एक बंदा, वो देखा जाए तो कमीशन इनकम है, उसके ऊपर टैक्स कटेगा या सैलरी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर वो बंदा जो यानी कि ये सैलरी भी ले रहा है या सैलरी के बदले कमीशन ले रहा है, उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन है। यानी बेसिक कंडीशन ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन। फिर उसके बाद जो है ना, जो चीज़ें वो ले रहा है वो टेक्निकली वो पार्ट ऑफ सैलरी ही, या सैलरी भी कुछ मिल रही है तो सैलरी के अंदर ही शामिल हो जाएगी। इनमें जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि लीव पे जो है, यानी लीव के बदले जो है यानी कि वो मिलते हैं ना, लीव पे जो मिलती है कि आपने लीव अवेल नहीं की, उसका जो मिल गया। दूसरा ये है कि इन लीव ऑफ लीव, यानी आपने कुछ लीव जो अवेल करनी थी वो नहीं की, तो वो जो है ना उसका भी ओवर टाइम, बोनस, कमीशन जो है ना, ज़ाहिरी तौर पर तो कमीशन जो है ना, यानी कि आम तौर पे उसके ऊपर टैक्स कटना चाहिए। लेकिन अगर एम्प्लॉय ले रहा है वो उस कमीशन के तौर पे नहीं होगा, बल्कि वो पार्ट ऑफ सैलरी ही होगा। अच्छा, इसी तरह ही फीस कोई यानी कि वो ले रहा है एम्प्लॉय, ये चलता है यहाँ के प्रोफेशनल्स में। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट पे तो रखा हुआ है एम्प्लॉयर ने अपने पास, लेकिन फ़ीस जो है ना, कुछ उसको फ़ीस भी हिस्सा दे देता है जितनी अर्न हुई। वो तो डेफिनेट नहीं होती कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा दे देता है। फ़ीस होगी और ग्रेचुटी होगी। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, कोई वर्क कंडीशन सप्लीमेंट जो है ना, वो ये होती है कि जी जहाँ काम करना जो है एक तो रिस्की होता है उस जगह पे, उसका मुआवजा देते हैं। ये जो है ना, ये आप चले जाए कोटा साइड में और साइड में, वहाँ जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको जो है हिल स्टेशन अलाउंस मिलता है। जी सर। क्योंकि वहाँ बाज़ का खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, कोई हालात ऐसे होते हैं, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ का चोटी के ऊपर ड्यूटी लगी थी, चढ़ के जाना पड़ता है, तो फिलहाल तो वो जो है ना, वर्क कंडीशन जो है सप्लीमेंट में आता है। उसमें होता है अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग। जनरेशन अलाउंस भी लोग देते हैं, वापडा वगैरह है ना, जो जनरेशन होती है वहाँ देते हैं। हाँ, वो ये डेंजरस। एक तो हो गया कि अनप्लेजेंट है वहाँ, यानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती हैं चीज़ें कुछ, जहाँ उन हालात में कोई काम करना पड़े तो उसका मुआवजा कोई मिलता है, वो भी जो है ना पार्ट ऑफ सैलरी है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो है ना कुछ परक्विजिट्स जो मिलते हैं और कन्वर्टेबल इनटू कैश हों, तो वो भी पार्ट ऑफ सैलरी हो जाता है। इसी तरह अलाउंसेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सब्सटेंसेस अलाउंस, रेंट, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें से वो चीज़ें निकल जाएंगी जो कि जो एम्प्लॉई है जो परफॉर्म करता है वो सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए काम कर रहा है, तो उसका कोई अलाउंस अगर मिलता है ना प्योरली ऑफिस ड्यूटी के लिए, तो वो उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो प्योरली ऑफिस ड्यूटी के लिए नहीं है, ऐसे ही पार्ट ऑफ सैलरी यानी मंथली सैलरी के साथ मिल रही है चीज़ें, वो जो है ना वो जो है ना उसका एग्जम्पशन नहीं है, वो सैलरी में शामिल हो जाएंगी। अच्छा, कमीशन या दूसरी चीज़ें होती हैं, बाज़ का तो होते हैं फ़ीस वगैरह जो है, कमीशन फ़ीस। कमीशन तो होता है कि अगर सेल हो रही है,
सेल जो है ना वो एम्प्लॉई को इंसेंटिव देते हैं कि ये मैक्सिमम यानी सेल को बढ़ा, यानी जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, क्योंकि उनको कमीशन मिलना होता है। वो ग्राहक को इतना मोटिवेट करता है कि वो जो है वो सेल कर देता है, क्योंकि उसको जो है ना उसमें से कमीशन भी मिलना होता है। तो ये जो चीज़ें वो फिक्स परसेंटेज भी हो सकती है या कोई और तरीका पर पीस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर सूट है या कोई और आइटम्स हैं, जितने पीस बिकवाएगा उसी के हिसाब से उसको कोई कमीशन मिलेगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ सैलरी होगा। अच्छा, रीएम्बर्समेंट जो एक्सपेंस होते हैं वो उसमें सैलरी में शामिल नहीं होंगे। कोई बंदा अखराजात करता है प्योरली फॉर परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, जब ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए वो काम करता है और उसका जो है ना जो उसको एक्चुअल जो है ना खर्च किया होता है वो रीएम्बर्स हो जाता है, तो वो जो है ना उसका पार्ट ऑफ सैलरी नहीं, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए होता है और बिज़नेस के लिए उसने कहा खर्चा किया है और उससे जाके क्लेम कर लेता है। इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। बाज़ अदारों ने अलाउंस की बजाय एक्चुअल एक्सपेंडिचर की रीपेमेंट करते हैं। अगर मेडिकल अलाउंस मिलेगा तो जितना भी मिलेगा वो उसकी, या एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो जितना भी मिलेगा, चाहे थोड़ा ही मिले, एक्चुअल हो सकता है उससे ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन इसकी डिटर्मिनेशन नहीं है कि भी क्या खर्चा किया भी है या नहीं किया, ये ऐड होते हैं। लेकिन जो है एक्चुअल बेस पे होता है कि जी कोई काम किया, ट्रीटमेंट कराई, उसका जो है ना बिल शिल दिए, वो अप्रूव हो गए और रीएम्बर्स जो हो गया वो जो है वो यदि सैलरी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो उनके अपनी एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत है। सही। अब इसके बाद जो है हाँ ये आ गया कि ये जो है एक होता है कि जी एम्प्लॉयर कहता है कि जी इसका टैक्स मैं दूंगा, यानी कि आपका टैक्स भी हम देंगे, जितना भी टैक्स होगा हम देंगे। वो जो है ना उसमें जो है सैलरी जो है ना वो इस तरह कैलकुलेट होगी कि पहले तो रूटीन में जो सैलरी बनती है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी, फिर उसके बाद जो है वो टैक्स लायबिलिटी को एम्प्लॉयर ने दे दी है वो भी इसके परक्विजिट में आ गया। अब दोबारा फिर कैलकुलेट होगा वो टैक्स, जितना टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसको जो है वो यानी पे कर, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो इनकम कैलकुलेट हुई ना सैलरी इनकम, उसके ऊपर जितना टैक्स बना वो उसका परक्विजिट हो गया। पहली बार तो नॉर्मल सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट हुआ, अब दूसरी बार जो टैक्स कैलकुलेट होना है वो उस टैक्स की अमाउंट भी डालकर फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा होगा, क्योंकि अब ये टैक्स जो और बना है ये भी एम्प्लॉयर ने देना है। तो इसी तरह करते 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 जब अमाउंट नेग्लिजिबल सी हो जाएगी नीचे जाके, तो वहाँ जाके रुक जाएगा और जितना भी ये टैक्स जो है ना ये यानी कि बनता जाएगा उसको परक्विजिट ट्रीट करते हुए अगले स्टेप पर ये उसके टैक्स लायबिलिटी सारों को इकट्ठा करेंगे, वो लायबिलिटी बनेगी और उसकी इनकम भी जो है ना वो यानी कि जो नॉर्मल थी पहले उससे काफ़ी आगे चली जाएगी। तो ये एक तरीका है इसका टैक्स ऑन टैक्स, इसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। वो जो पे कर रहा है एम्प्लॉयर, जो एक बार का पहली बार का जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो लिहाजा ये परक्विजिट बन जाएगा। फिर इस परक्विजिट को उसमें डालकर फिर जो टैक्स बनेगा और पिछले से जितना ज़्यादा बनेगा समझे कि ये इस यानी कि इस परक्विजिट के ऊपर टैक्स है और ये टैक्स भी एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयर जो है ना वो टैक्स लायबिलिटी पूरी जब ये करेगा तो इस तरीके से करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ होती है एरियर। बाज़ कुछ लोगों को वो एरियर्स मिल जाते हैं पिछले कई सालों के। अब ये जैसे कोई बंदा एम्प्लॉय होता है सस्पेंड हो जाता है या उसको टर्मिनेट कर देते हैं, तो अब उस कोर्ट में जाता है
तो या वैसे ही कोई पॉलिसी होती है उनकी, उसके तहत वो जो है कोई इंक्रीमेंटें देनी होती थी, फलां को डिसीजन करते करते लेट हो गए। अब जो है अब जितना एरियर मिलेगा, यानी कि एरियर से मुराद होती है कि इस साल से रिलेटेड ना हो, इससे पिछले साल या पिछले सालों से रिलेटेड हो, उसको एरियर कहते हैं। अब उसके ऊपर जो है वो जो है ना टैक्स जो है अगर तो इस साल में एरियर आ जाए तो यहाँ टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी। अगर रेलेवेंट ईयर में जाए तो रेलेवेंट ईयर में जो है वो जाके उसका जो है ये जो पिछले साल होते हैं ना, बाज़ का तो वो टाइम बार हो चुके होते हैं, कुछ साल टाइम बार हो चुके। अब उसमें जो है इसको यानी कि एक तो एम्प्लॉई पे बर्डन ज़्यादा ना बने कि इस साल में सारे एरियर मिले तो इसी में ही ऐड कर दो तो रेट ऑफ टैक्स तो बहुत हाई हो जाएगा। और अगर जो है ना वो इस तरीके से किया जाए कि भी जिस साल से रिलेटेड है तो कई साल टाइम बाद हो जाएंगे। इन्होंने ये किया है कि इसका बड़ा यानी मुतदल सा दरमियाना सा रास्ता अख्तियार किया हुआ है, और वो ये है कि जिस साल एरियर मिले हैं, एक तो तरीका ये है कि जिस साल के एरियर मिले हैं और वो जो टाइम बाद नई साल जो कुछ और उनको उन सालों में ऐड करके वहाँ टैक्स लायबिलिटी दोबारा कैलकुलेट करें। अब रिटर्न आपने रिवाइज नहीं करनी, टैक्स इसी साल में देना है, लेकिन उसका जो है ना टैक्स जो है ना पिछले सालों में जो बनता है था, यानी ये डाल के ये उस साल के जिस साल के एरियर है उस साल में डाल के जो टैक्स बनता था उसके ऊपर जो है ना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए कितना टैक्स बनता है। और इसी तरह ही करंट ईयर वाला तो करंट ईयर में अगर करंट ईयर का कोई एरियर है, करंट ईयर का तो एरियर नहीं कहलाएगा, वो तो इसी साल की इनकम में आ जाएगा, तो पिछले सालों का ही। तो दूसरा जो है वो तरीका ये है कि आपने तो एक तो कर लिया, दूसरा तरीका ये है कि 3 साल का आप पिछले 3 साल का एवरेज आप एवरेज टैक्स कैलकुलेट कर लें कितनी आपकी 3 साल की इनकम थी और 3 साल का टोटल कितना टैक्स था, जो आपका जो रेशो आया उसी रेशो से इसको टैक्स कर दें जो एरियर्स आपको अब मिले हैं। तो अब ये जो है ना जब रिटर्न फाइल करेंगे इसकी इत्तला जो है कमिश्नर को भी देनी होती है कि जी मेरा कोई एरियर आया था और मैंने इसको ये इस तरीके से कैलकुलेट करके अपने रिटर्न में डाल दिया है इसका टैक्स लायबिलिटी। तो ये जमील साहब और भी कोई है आपके जहन में इस एरियर के मुताल्लिक़ कोई चीज़ कभी वास्ता पड़ा हो? नहीं सर, यही है, क्योंकि आपके तो चलते रहते हैं ना, कोई बंदा सस्पेंड हो गया फलां हो गया, 4 साल 5 साल। ये उस वक्त हुआ था जो गोल्डन हैंड स्कीम आई थी ना, हाँ उस वक्त ये ज़्यादा चला था। गोल्डन हैंडशेक तो ये था ना को सारा मिल गया तो सारे को जिस साल में मिला टैक्स करें तो कैसे बाद में भी निकाल दिया, बाद में किया था ये, कोई एवरेज का लाए थे। फिर रिफंड इशू हुए थे। हाँ फिर रिफंड इशू, वो तो उस वक्त तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जब आई थी उस वक्त तो पता ही नहीं था कि भी करना क्या, किसी को भी नहीं पता, पूरे पाकिस्तान में नहीं पता था करना क्या। अब आ गया, उसके बाद बड़ा डिस्कशनें चलती रही होते रहे, फिर एक चीज़ सेटल हुई एवरेज वाली। सही बात है, वरना तो टैक्स बड़े लगा, बहुत बड़े टैक्स लगा के उन्होंने उसी साल में जिस साल में मिला था उसी साल में हायर ब्रैकेट में चला गया। अच्छा, अब एक होता है कि ये परक्विजिट जो है उनको वैल्यू कैसे करना। इसमें जो है ना ये रूल्स बने हुए हैं कि मोटर व्हीकल का कैसे करना है, हाउस जो मिला है उसको कैसे करना है। अच्छा, अब घर है, घर के लिए जो है उन्होंने अगर एम्प्लॉयर ने ये हाउस कीपर कोई होता है, चौकीदार कह लें, ड्राइवर होता है या माली होता है या और डोमेस्टिक असिस्टेंट कोई घर के लिए कोई असिस्टेंट दिया होता है, हाँ खानसामा या कोई भाई। तो इसमें जो है ना जो एम्प्लॉयर इसका पेमेंट करेगा ना, उनको एम्प्लॉयर जो उनको पेमेंट करेगा वो अमाउंट जो है ना सैलरी में आ जाएगी, लेकिन एक चीज़ लेस हो जाएगी उसमें, वो ये होगी कि
जितना जो है ना एम्प्लॉई से जो है ना एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है, कुछ अमाउंट का चार्ज भी कर देते हैं। आपसे जी 10,000 रुपया माली का, जी फलां का, ड्राइवर का जी 5,000 या 10,000 कुछ ऐसे टोकन तौर पे वो लेते हैं ना। टोकन अगर एम्प्लॉयर ने कोई इसके बदले जो भी अमाउंट ली हुई है वो लेस हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी बता दूं, एम्प्लॉय सैलरी इनकम के अगेंस्ट कोई खर्चा यानी एम्प्लॉय जो करता है ना खर्चा टू अर्न दैट सैलरी, वो डिडक्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे रोज़ वो जो है ना कोई पेट्रोल खर्च करके जाता है वहाँ अपनी जॉब वाली जगह पर, तो वो जो है ना वो उसका पर्सनल खर्चा है, सैलरी में से लेस नहीं होगा। इसी तरह और कोई छोटे मोटे खर्चे हैं तो ख़ासकर ख़वातीन होती हैं, वो मेकअप बड़ा ठीक ठाक करके जाती हैं, तो अब वो कहें जी ये खर्चा जो हम लेस करें उसमें से, वो नहीं होगा, इसलिए कि उसका पर्सनल खर्चा है। सैलरी के अगेंस्ट टू अर्न सैलरी जितना भी कोई खर्चा हो जाएगा ना वो यानी कि डिडक्टेबल नहीं है। सही। लेकिन यहाँ जो है ना इसलिए डिडक्टेबल है कि जब इसको जो है ना वो जितनी पेमेंट उन्होंने की है वो इसको सैलरी में जाएगी, लिहाजा जितना जो है ना इससे लिया गया है वो तो सेट ऑफ होगा ना, वो तो नेचुरल जस्टिस वाली बात है। और ये भी ऑफिशियली हो रहा है सारा कुछ। जो पर्सनल अखराजात हो रहे होते हैं बंदे के टू अर्न सैलरी, वो उसको पता होता है या उसका एम्प्लॉयर के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं होती, ना एम्प्लॉयर को पता होता है। तो लिहाजा वो चीज़ें जो है ना उसके पर्सनल एक्सपेंस में जाती हैं। अच्छा, अब यूटिलिटीज़ बात कर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। यूटिलिटीज़ में जो है ना ये होता है कि जितनी अमाउंट की यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो जो है वो सारी उसके सैलरी में जाएंगे। सारी यूटिलिटीज़, टेलीफोन हो गया, बिजली होगी, और चीज़ गैस होगी, और भी कुछ चीज़ जो होगी वो जो है ना सारी वो उसकी सैलरी में जाएगी। उसमें भी सिर्फ एक चीज़ लेस हो जाएगी, वो चीज़ जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से डिडक्शन की है इन यूटिलिटीज़ के इवज़। अगर जो वो टोकन तौर पे होती है थोड़ी होती है लेकिन वो लेस हो जाएगी। इसी तरह ही ये लोन है, जो लोन एम्प्लॉयर देता है उसमें या तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो जो बेंचमार्क है ना स्टेट बैंक का उसके मुताबिक उसके ऊपर मार्कअप कैलकुलेट होगा और वो यानी उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और अगर जो है ना एक तो है कि चार्ज ही नहीं किया, वहाँ बेंचमार्क के मुताबिक होगा, या लेस चार्ज किया, यानी बेंचमार्क है 15%, एम्प्लॉयर जो है ना उससे 5%, 7%, 8% चार्ज कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंशियल अमाउंट जो होगी वो उसकी सैलरी की इनकम में चले जाएगी, क्योंकि ये उसको एक बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट। बहुत छोटी छोटी क्यूरीज हैं सर मेरी। हाँ जी, हाँ जी। कि सैलरी जो होती है ना सर, वो नॉर्मली यानी कि मुख्तलिफ अलाउंसेस को या उसको मिला के वो होती है। एक तो होती है बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद यानी कि चीज़ें ऐड अप हो रही होती हैं। बेसिक सैलरी को माइट भी उसकी 50,000 है, लेकिन उसके ऊपर अलाउंसेस मिलते हैं तो उसकी 80,000 या लाख रुपये उसकी तो उनकी है। उनमें से यानी कि बेसिक सैलरी के ऊपर है, एग्जम्पशंस कोई हैं इसमें? एक तो ये सवाल है। दूसरी बात ये है कि वो जितना एक्सपेंडिचर करता है अपना उसमें से, उनमें से कुछ में वो इनकम टैक्स दे चुका होता है। ठीक है, किस तरह जो उसने सैलरी का एक्सपेंस करना है सर। हाँ हाँ। ठीक है ना, से फॉर एग्जांपल उसने कोई इवन टू एन एक्सटेंट यानी कि ग्रोसरी ली है, उसके ऊपर भी उसके टैक्सेस वगैरह जो है ना, सेल्स टैक्स काट गया, पुराने टैक्सेस काट गए, या जो उसके बिल्स हैं या उसमें हैं उनमें टैक्सेस काट जाते हैं। जो कुछ भी है कुछ ना कुछ टैक्स हम लोग, मेरा सवाल ये है कि मेरी प्रिजम्पशन ये है कि हम लोग बेसिकली जो ना डबल करके टैक्स दे रहे होते हैं। टोटल सैलरी के ऊपर भी दे रहे हैं, और जो हम लोग परचेजेस करते हैं या जो हमारे यानी कि उसकी एक्सपेंस होता है हमारा, उसमें भी हम लोग टैक्स दे रहे थे। इसको ज़रा थोड़ा पहली तो बात यह है कि अलाउंसेस की, जी सर, अलाउंसेस का मैंने शुरू में बताया था कि अब अलाउंसेस जो है ना सारे जो है ना सैलरी में क्लब होते हैं। ठीक हो वो अगरचे अलग अलग नामों से मिलते हैं हमें, जी सर, लेकिन अब वो क्लब हो जाते हैं सारे। ठीक हो
कोई चीज़ उसमें एग्जाम्प्ट नहीं है। सवाए मेडिकल के, और मेडिकल अलाउंस और फ्लाइंग के। फ्लाइंग वो तो मैंने बता दिया शुरू में। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो है ये इसके मुताबिक अब वो मसला तो ख़त्म हो गया कि अलाउंसेस वगैरह के एक अलाउंस का अलग अलग तफसील होती थी कि इसको इसने किस तरीके से ऐड होना, कितना का ऐड होना। अब वो तो मसला ही ख़त्म हो गया। हाँ, अच्छा, अब दूसरा आ गया कि सैलरी पे भी टैक्स दे रहा है और मार्केट में भी टैक्स दे रहा है। अब ये देखें कि अगर वो सैलरीड पर्सन ना होता, कोई और काम कर रहा होता, ये तो हमने सैलरीड पर्सन है ना, फर्क क्या, दुकानदार है, वो दुकान चला रहा है, ठीक है, या प्रॉपर्टी उसने किराए पे दे रखी है, ये उसका सोर्स है, ठीक है ना। तो क्या ये जो है इस जब बाज़ार में चीज़ें ख़रीदने जाएगा, जो एक आम बंदा जिसके ऊपर टैक्स लागू ही नहीं होता, बड़ा गरीब आदमी है, कुछ चीज़ खरीदने जाएगा, टैक्स उसके बराबर ही वो देगा, जितनी वो चीज़ लेगा उसी रेशो से उसका टैक्स, जितना अमीर आदमी लेगा उसी वही रेशो से वो भी अपनी जितनी परचेज करेगा उसके मुताबिक वो भी दे देगा। तो अब ये तो किसी का भी एडजस्टेबल नहीं है, ना कुछ इसका है, ये उसका पर्सनल यानी कॉस्ट बन जाती है। ये एक होता है कि टैक्स आप किसी जगह कोई चीज़ खरीदते हैं, वो टैक्स काटता है आपसे, तो वो जो है ना आप एडजस्टेबल होता है। यहाँ ये एडजस्टेबल नहीं है, सिवाय ये कि आप वहाँ से कोई बिल शीट ले लें, रसीद ले लें, तो वहाँ से अगर आपको वो टैक्स जो काट रहा है तो उसका जो है ना कोई एडजस्टमेंट आप ले लें। यूटिलिटीज जैसे हम मोबाइल वगैरह पे देते हैं वो एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, ये तो सारे ही आप देते हैं ना टैक्स इस तरह के, ये एडजस्टेबल रिफंड हो जाता है अगर रिफंड बनता है। लेकिन वो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला उन्होंने एग्जम्पशन ख़त्म कर दी है। किसकी? इलेक्ट्रिक बिजली वाली, अच्छा, बिजली की इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह ये थी कि जिस ज़माने में ये बिजली लोग ये करते थे कि हमारे भाई या और भी हमारे भाइयों से मिलते जुलते बंदे वो ऐसे करते थे, दुकानदारों के पास जाते थे, वहाँ जाके जो है ना उनसे यानी कि मीटर एक बिल की कॉपी ले लेते थे, एक बिल की कॉपी ले लेते थे। अब उसके बाद जो है ना इनका रेवेन्यू ऑफिस होता है बाबडा का, वहाँ से जाके पिछले 5 साल का सर्टिफिकेट ले लेते थे कि जी हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए हमने कितने पे किया कितना। अब उसमें से जो है ना यानी कि टैक्सेबल इनकम बना के या बिलो टैक्सेबल बना के जिस तरह भी है वो बना के, तो वो जो है ना उसमें जो है ना 3 हिस्से हो जाते थे जो रिफ़ंड मिलता था। एक हिस्सा तो महकमे का, दूसरा हिस्सा जिसका दुकानदार का, तीसरा हिस्सा वकील का या जो ये मैनेज कराता था। बल्कि अक्सर तो वकील नहीं होते थे, वो दुकानों पे जाते थे। अक्सर महकमे के लोग होते हैं। नहीं महकमे के नहीं, ऐसे ही चलते फिरते होते हैं ना, कई काम थोड़ा बहुत जान लिया। अब इसमें तो रिटर्न ही जमा करानी है ना। ये भी काम चला, बहुत चला, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ना इसको जो है ना एडजस्टेबल तो कहा था लेकिन नॉट रिफंडेबल भी कर दिया। जिस साल ये कर दिया सारे ये जो है ना रिटर्न ने बना के जमा करा देते, सब भाग भूग गए। फिर एक सोर्स आया था उनके पास, वो ये था कि ये जो बैंकों में जो मार्कअप मिलता है ना उसके ऊपर टैक्स कटता है, उसके ऊपर टैक्स करता है। ये तो पुराना ही चलता आ रहा था, लेकिन बिजली के बिलों से उनको एक नया सोर्स मिला था, ये चलते फिरते लोगों को खासकर। तो उन्होंने जो है ना, यानी वो वकील नहीं होते थे, ना ही कोई उनकी क्वालिफिकेशन होती थी, बस एक बार 1 2 4 केस किए फिर उसके बाद एक्सपर्ट हो जाते थे। वो जो है ना मीटर उस बिल लेते थे, बिल से जो है ना उसका मीटर नंबर वगैरह दे के रेवेन्यू ऑफिस जाते थे बाबडा के, वहाँ से उसका 5 साल का सर्टिफिकेट ले लेते थे, उसके मुताबिक रिटर्न जमा करा देते थे। और ये वो दौर था जब अब्दुल्ला यूसुफ का दौर था, शायद आपको याद हो, तो जिसमें जो है ना महकमे को जो है ना यानी कि इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि कोई नोटिस जो है ना पर्सनली जाके सर्व कराए। सही, ठीक है ना, और यानी इंटरेक्शन ख़त्म कर दिया था उसने। तो उस ज़माने में जो है ना
ये जो है ना, और दूसरी बात है कि रिटर्न ये 2001 का ऑर्डिनेंस आ चुका था जिसके मुताबिक आपने जो डिक्लेयर किया वो आपका वो यानी accept फैसला हो गया, वही यानी रिटर्न फाइल की है, जैसे वसूली की है क्लर्क ने, चाहे वो BTL भी होती थी तो जैसा भी हो वो फैसला हो गया। अब या तो महकमा कोई तो उसमें से तलाश करे कोई चीज़, तो उसको छेड़खानी करे, और definite डेफिनेट information इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएगा, किस किस की लाएगा। तो लिहाजा वो आमतौर पर वो यानी अनडिस्टर्ब्ड फैसले या वो जो हो जाते थे, जो रिफंड बनता था उसका रिफंड अप्लाई करते थे और रिफंड ले लेते थे। सर बात हो रही थी सैलरी की। नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुने, ये अच्छा जो बैंक की तरफ में आया था ना कि बैंक वाले जो है मार्कअप, बैंक का मार्कअप उसके ऊपर जो है वो जो है टैक्स कटता था, वो फिर इनको एक सोर्स नज़र आया। अब उन्होंने कहा जी है तो बैंकों में कई बंदों को तो काफ़ी ज़्यादा कट रहा होता होगा, हो सकता है बिजली के बिलों से भी ज़्यादा कट रहा होगा, जी जी। तो लिहाजा उनसे रब्ता करें, कैश विड्रॉल वाला, या वैसे भी बैंक में पैसे पड़े हैं तो उसका मार्कअप आ गया, उसके ऊपर टैक्स कट गया, तो वो जो है ना, अब इन्होंने जब रब्ता किया ना दुकानदारों से, तो कोई बंदे ने इनको लिफ्ट नहीं कराई, इसलिए कि वो अपने बैंक अकाउंट जो है ना इनके सामने नहीं लाना चाह रहे थे। हाँ। समझ गए। किसी बंदे ने जो है ना इनको ये कि थोड़ा सा रिफंड लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट उनके आगे, हो सकता है बिजनेस उसके मुताबिक ना हो, कम हो। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? बस ये वो क्यूरी हो गई है सर। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा सर ये इमरान, चाय चाय जब हम चाय या हाँ चलो नमाज के बाद 4 मिनट रह गए। जी सर, एक ही है सर कि देखें हम पूरी इनकम के ऊपर भी दे रहे हैं सर, टैक्स दे रहे हैं, और यूटिलिटी बिल्स के ऊपर भी दे रहे हैं। कोई सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि एक दफ़ा जिस बंदे ने अपनी सैलरी के ऊपर दे दिया टैक्स, तो वो दोबारा जाके क्यों उसकी डबल टैक्सेशन क्यों हो उसके ऊपर, या उसके ऊपर दोबारा मेरी बात सुने, टैक्स से 2 तरह के हैं, एक तो है अर्निंग बेस्ड टैक्स, आप कोई चीज़ कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स जी सर। है। दूसरा है जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स है, अच्छा, यानी 2 तरह के टैक्स है और दोनों अलग अलग है। अब ये जो है ना, ये जो है ये जो एक्सपेंडिचर के ऊपर हो रहा है ये आपको नहीं मिलेगा। तो सर एक सैलरी पर्सन है, 25,000 से जब बिजली का बिल ज़्यादा हो जाए ना तो उस पर भी टैक्स कटता है, वो तो एडजस्टेबल होगा नहीं, वो एडजस्टेबल है, वो बिजनेस वाले का नहीं है। बट नॉट रिफंडेबल। ये उसी साल किया था उन्होंने जब रिफंड ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा आनी शुरू होगी। सैलरी वाले का भी, हैं? सैलरी वाले का भी किस तरह? नहीं नहीं अब ये सैलरी का तो अब है ना 25,000 से ज़्यादा बिल हो, नहीं नहीं, वो बिजली वाला तो है ना, कमर्शियल कनेक्शन होगा तो उसके ऊपर है टैक्स। कमर्शियल का भी है, अगर आपका जो है ना इंडिविजुअल भी है ना, इंडिविजुअल का भी जो घर का जो बिल है ना रेजिडेंशियल, सर अगर 25,000 से बढ़ता है ना तो उस पर टैक्स कट जाता है। फिर उन्होंने कहा था जी आप अपना एनटीएम दें, हमें ये करें वो करें, CNIC दें, लेकिन वो वेबसाइट खुलती नहीं थी। मेरी बात गर्मियों में इतना बिल आता है कि बंदे को ना, आम आदमी जो एसी चला रहा है तो नॉर्मल टैक्स तो लग आ रहा है 4,000 6,000 के ऊपर भी वो 200-400 यानी कि एक तो सेल टैक्स, वो तो फाइनल उसका नहीं, इनकम टैक्स जो विदहल्ड हो रहा है ना, वो उसकी बात वो एडजस्टेबल है बट नॉट रिफंडेबल। अगर किसी बंदे की इनकम इतनी है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, उसकी लाइबिलिटी निकलती है, ये सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा बिजली के बिल पे जो है, लेकिन रिफंडेबल नहीं। अगर इनकम उससे कम है, इसमें से बच गया इसके टैक्स कटौती में से बिजली के बिलों पे कोई बच गया जो रिफंड होना चाहिए, लेकिन वो रिफंडेबल नहीं, वो भी खर्चे में टैक्स की लाइबिलिटी में चला जाएगा। सर एक बंदे की सैलरी है तो उस पर कट गया 25,000 है, और 5,000 फर्ज कर कट गया बिल पे, 30,000 हो गया, उसकी लाइबिलिटी बनती थी 20,000 या 25,000, तो वो 5,000 मिलेगा, क्योंकि वो ये एडजस्ट कर ले, जो सैलरी पे ज़्यादा कटा है वो रिफंडेबल क्लेम कर ले। मेरी बात सुन लें, यहाँ जो है ना 2 तरह की डिडक्शन है। एक है मिनिमम जो बन जाएगा टैक्स, वो है बिजली के बिल पे। सही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है ना, ये जो है ना ये आपका ज़्यादा, ये इसमें से ज़्यादा हो रहा है आपका। वो जो सैलरी पे कट है ना जो रिफंडेबल है, क्योंकि इसमें बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होगी जो सैलरी पर्सन को, या जो भी इनकम अर्न कर रहा है बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होगी। अगर को और सोर्सेज से भी कटा हुआ है तो ये नहीं होगा कि भी ये जो फालतू निकला है ना 1,000 2,000 3,000,
तो ये उसमें से निकला है नहीं, वो तो क्योंकि वो डाइंग किस्म का टैक्स है, यानी डेड हो जाना है वो उसने टैक्स ने, उसमें से रिफंड नहीं होना। अगर लाइबिलिटी ज़्यादा बनती तो उसमें एडजस्ट हो जाना था, लेकिन यहाँ लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं बन रही बल्कि रिफंड नहीं कर रहा, तो रिफंड दूसरी में से निकलेगा जो एडजस्टेबल एंड रिफंडेबल है। सही। सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि कोई खर्चा हो ना तो वो आके ले लेना, तो वो रीइंबर्स हो जाता है, वो हम ऐड नहीं करते। ठीक है, ऐसा ही है वो तो एम्प्लॉयर का खर्चा है। एम्प्लॉय का खर्चा। अब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि तुम इस तरह करो, घर में माफी रख लो, घर में ड्राइवर रख लो और वो पैसे ले लेना मुझसे। ये पर क्यों में क्यों शामिल करते हैं? नहीं, पहला कौन सा था? अब देखें ना, एक रीइंबर्स होता है ना, आगे आ जाओ, आगे जगह है पढ़ेंगे और या बैठते हैं आप अमूमन। नमाज पढ़ा हो तुझे? चल रहा है, मैं कहो चल। हाँ चलो, हो गया टाइम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आके लेना। मेरा फोटो खींच ला अभी इमरान। दोबारा वही सवाल वही क्या था? वो चला। अच्छा वो अच्छा, मैं बता रहा था कि पेंशन जो है ना, हर बंदा ये समझता है पेंशन इज़ एग्जेम्प्ट, जबकि पेंशन टेक्निकली कुछ चीज़ जगह पे एग्जेम्प्ट नहीं है। तो पहली तो ये चीज़ है कि पेंशन की एग्जम्पशन के लिए कंडीशन क्या है, क्योंकि इमरान कोई है कि एज लिमिट के किस एज तो बाद पेंशन एग्जेम्प्ट है? वो तो 60 साल है। उन अब जो लोग जो है 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले जाते हैं, तो जब तक वो 60 साल के नहीं होते उनकी वो पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होती, जैसे वो टैक्सेबल रहती है। जैसे गोल्डन शेक में हुआ। हाँ हाँ हाँ, वो तो 60 से नहीं, वहाँ तो पेंशन तो ली ही नहीं ना, पेंशन का तो मसला ही नहीं था, वो तो सारे लमसम ले लो। लमसम लिए ना, वो तो एक फिगर और बन गई लेकिन थी। सर हम भी जो है ना, हमारी जो पेंशन मिलती है वो भी हमें कुछ लमसम मिलती है और कुछ मंथली मिलती है, परसेंटेज है ना, कुछ है ना 65-35 कुछ ऐसे है। ग्रेजुटी मिलती है, ग्रेजुटी और चीज होती है। नहीं, ग्रेजुटी और चीज़ है, अच्छा, ग्रेजुटी और चीज़ है। ग्रेजुटी होती है, ग्रेजुटी और चीज होती है, पेंशन होती है। पेंशन फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट दे मुलाजमी नहीं, एडवांस हमें मिल जाती है, बाद में पेंशन बहाल होती है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले पेंशन 72 साल के बाद बहाल होती है, कुछ परसेंटेज पेंशन बहाल हो जाती है वो, तो वो पेंशन ही कम्युनिटी मिल जाती है ना, पेंशन नहीं होती। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पेंशन की मद में जो पैसे मिलते हैं ना, सही। वो 60 साल की उम्र हो जाती है, तो उसके बाद वो जो रिसीव करेगा पेंशन वो एग्जेम्प्ट है, सही। उससे पहले वाली पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं है। सही। और दूसरा ये मैं एग्जाम्पशन में भी उसके फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों की पेंशन एग्जाम्प्ट है। बाकी डिपार्टमेंट जो है ना उनकी नहीं है, जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी पेंशन एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, किनकी? फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई डिपार्टमेंट जो है ना इनकी पेंशन एग्जाम्प्ट है। अदर डिपार्टमेंट जो है ना प्राइवेट अदारे, सर उनकी भी वो हो गया क्या, अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड का मसला है? नहीं अप्रूव्ड होते तो नहीं, अप्रूव्ड उनकी अप्रूव्ड पेंशन फंड में जाते हैं ना पैसे, उसका ट्रीटमेंट और है। हाँ, जी, जी। और अनअप्रूव्ड में यानी नॉर्मली आम जैसे रूटीन में उसकी ट्रीटमेंट और है। इसी तरह ही प्रोविडेंट फंड भी, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन की ट्रीटमेंट और है, जो ऐसे रूटीन का है कि अप्रूव्ड नहीं है, अनअप्रूव्ड कह लें जैसे मोस्टली होते हैं, उनका भी और है। सही हो गया सर। लेकिन यहाँ जो है ना ज़्यादातर चीज़ें है ना सैलरी में, ज़्यादातर आइटम जो है ना वो है कि एकेडमिक टाइप के हैं, प्रैक्टिकली जो इन्वॉल्व होते हैं वो रूटीन में जो है ना चंद हेड्स होते हैं जो रूटीन में चल रहे होते हैं। सही। ये बाकी मेडिकल अलाउंस के बारे में अक्सर लोग एग्जाम्पशन लिख देते हैं। मेडिकल अलाउंस में एग्जाम्पशन लिखी होती है, उसका कौन सा सेक्शन है सर? एग्जाम्पशन नहीं, एग्जाम्पशन है ही नहीं। मेडिकल अलाउंस में एग्जाम्पशन है ना सॉरी, मेडिकल अलाउंस में एग्जाम्पशन है, एक फ्लाइंग अलाउंस, ये दो हैं जो अलाउंस तो स्पेशली उनके लिए है ना, नहीं, जिनके लिए भी है, जिनके लिए भी, लेकिन रिटर्न में इसका एक लिखा हुआ है फ्लाइंग अलाउंस। लेकिन मेडिकल अलाउंस भी सारे सैलरी में एग्जाम्प्ट है कुछ मेडिकल। नहीं, मेडिकल अलाउंस तो है 10% है जी। 10% बेसिक, बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट अगर ज़्यादा बढ़े तो फिर बाकी उसको सेक्शन कौन सा था? सेक्शन सर ने लिखा हुआ है उसमें, एग्जाम्पशन वाले सेक्शन में ये सेकंड शेड्यूल पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल। क्लास में मेरे ज़हन में नहीं, मैंने वो क्लास देखूंगा उसमें मैं फिर शायद पता नहीं कोई
100-200 कुछ खिला देता है, कुछ खिला अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, आपने फरमाया ना कि एम्प्लॉयर अगर टैक्स दे तो वो भी ऐड होता है इनकम में। नहीं नहीं नहीं, वो बेनिफिट हो गया ना। हाँ, भाई, एम्प्लॉयर हो कोई भी चीज़ देगा, कोई भी बेनिफिट देगा, कमीशन देगा, कमीशन मेरा नहीं कहलाएगा, वो सैलरी कहलाएगी। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने फर्ज करो 10 लाख इनकम, 50,000 टैक्स बन गया। टैक्स बन गया। अब ये एम्प्लॉयर ने देना, उसने कहा जी आपकी इनकम पे टैक्स मैंने ये पहले ऐड होगा या टैक्स 50 निकाल के मेरी add बात होगा? सुन लें, मेरी बात सुन लें। आप जो है ना ये देखें कि उसने कहा जी आपका टैक्स, एम्प्लॉय कहता है मैं दूंगा, सही। ठीक है ना। टैक्स कितना बनता है अब आपने वो कैलकुलेट करना है। एक तो वो टैक्स है ना जो उसकी सैलरी है साल की, उसके ऊपर जो है ना कैलकुलेट कर ले, एक तो वो टैक्स है। ठीक। अब जो है ना हमने देखना है कि एम्प्लॉयर ने पे कितना करना है, सही। पे कितना करना है। जो पे किया है ना उसने या पे करेगा एम्प्लॉयर, वो जो है ना उसका टैक्स वो कहलाएगा। जो 12 महीने की तनख्वाह वाला वो टैक्स नहीं है उसका, अच्छा। क्योंकि 12 महीने की तनख्वाह पर जो टैक्स बन जाएगा वो उसका बेनिफिट उस परक्विजिट में आ जाएगा। ठीक है। वो उसकी 12 महीने की तनख्वाह में ऐड हो जाएगा। सही है। ठीक है ना। एक तो वो हो गया जो 12 महीने का था। अब ये एक वो आएगा, अब इसके ऊपर इसको ऐड करके ना जितना अब दोबारा यानी कि वो टैक्स जो यानी कि एम्प्लॉयर कह रहे मैं दूंगा, वो उसको डाल के फिर देखे कितना टैक्स बनता है। अच्छा। ठीक है ना। सही। एक तो वो हो गया पहली बार वाले कैलकुलेशन। अब ये दूसरी बार वाली, पहली और दूसरी का जो है ना डिफरेंस होगा। अब ये जो है ना ये टैक्स ऑन, ये जो टैक्स ऑन टैक्स है ना वो उसमें आ जाएगा। यानी एम्प्लॉयर का पहली स्टेज वाला टैक्स जो था वो एक जगह हो गया। अब दूसरी स्टेज वाला टैक्स यानी उसको जो टैक्स पहली स्टेज का बना था वो उसको इनकम में डाल के फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो टैक्स कौन देगा? वो भी एम्प्लॉयर देगा ना। एम्प्लॉयर ने तो कह दिया आपका टैक्स मैं दूंगा। अच्छा। लेकिन इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक ये जो टैक्स का बेनिफिट दे रहा है ये भी उसका सैलरी का हिस्सा वो इनकम में है, होगी। फिर ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद फिर कैलकुलेट करेगा, इसी तरह करते जाएगा। हर स्टेज का टैक्स जो है ना अब उसमें पहले वाली में ऐड होता जाएगा। यानी कि 5-7 दफा भी हो सकता है, ज़्यादा बार भी हो सकता तो वो है। 10 के और बजाय वो 20 हो जाएगा। जब निगलेजिबल से अमाउंट पे आ जाएगा ना फिर आप रुक जाएंगे। ये सारा टैक्स वो एम्प्लॉयर ही देगा जो इससे वादा ये किया। अब टैक्स जो एम्प्लॉयर देगा ना उसका ये टैक्स होगा जो आखिरी स्टेज तक जाके जो हाथ से बनता जाएगा। अच्छा, ये ठीक। हाँ। क्लियर। और ये उसका क्योंकि बेनिफिट हो रहा था इसका, क्योंकि एम्प्लॉयर टैक्स दे रहा है तो जो टैक्स दे रहा है तो उसका तो बेनिफिट है ना ये। सही और जो कोई बेनिफिट मिलेगा मल्टीप्लाइड बेनिफिट। हाँ मल्टीप्लाइड बेनिफिट नहीं मल्टीप्लाइड तो टैक्स वालों ने कर दिया ना हो कि ये नहीं कि पहले वाला टैक्स दे दिया तो ये आपने दे दिया। नहीं, वो कहते हैं इसका बेनिफिट बन गया, इसको ऐड करो, फिर बेनिफिट बन गया, फिर बेनिफिट बन गया, इसको फिर ऐड करो, फिर दोबारा कैलकुलेट करो और पहले और दूसरे का टैक्स का डिफरेंस निकालते जो अलग-अलग। ये सारे को पहले से लेके आखिर तक जो टैक्स बनेंगे डिफरेंशियल टैक्स, पहले वाला तो पहले ही हो गया ना, उसके बाद डिफरेंशियल टैक्सेस जो बनेंगे ये एम्प्लॉयर ने जमा कराना है, एम्प्लॉयर ने पे वो करना है। सही। तो जब पे वो करना है तो बेनिफिट तो इसका वही हुआ ना। सही। अब आखिरी स्टेज वाला जो बनेगा अगर वो भी ऐड करें तो फिर अगर कोई फ्रैक्शन में टैक्स बनता है तो वो तो फिर इग्नोर हो जाएगा ना। सही। सही। और कोई चीज़? बस सर ये क्वेश्चन मैंने किया था, हाँ अब 2 हो गए हैं। हाँ एक तो आपने बताया कि जो रीइंबर्स मतलब होती है पेमेंट्स वो ऐड नहीं होंगी सैलरी में। बिल्कुल सही। ठीक है। रीइंबर्स रीइंबर्स मतलब जैसे कि मतलब क्या, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने दे रखी है कि अब मेडिकल अलाउंस देगा वो और चीज़ है, उसकी ट्रीटमेंट और है। लेकिन ये जो है ना ये 100% एग्जेम्प्ट इसलिए होगा कि जी वो खर्चा करता है और आके अपना खर्चा क्लेम करता है बिलों के साथ और एम्प्लॉयर उसको दे देता है। इसका मतलब ये एक्चुअल खर्चा हो गया, जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने दे रखी है ये वो एक्चुअल हो रही है। जी। इसी तरह अगर ये है तो ये मतलब ऐड नहीं होना। तो जब परक्यूजर्स हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है, लाइक वो कहता है कि तुम एक माली रख लो, 5,000 रुपये मैं मुझसे ले लिया करो, इसी तरह एक मासी रख लो, वो पैसे हम उसमें ऐड क्यों करते हैं सैलरी में? नहीं, वो इस तरह है कि ये उसके जो है ना ज़ाती किस्म के हैं। मेडिकल फैसिलिटी जो है ना ये अक्सर अदारों में है,
अक्सर अदारों में, इसलिए इसको और तरीके से डील किया है। माली शाली चौकीदार गार्ड और ये जो इस तरह के एडिशनल फैसिलिटी है ये एडिशनल है, अगर वो ना भी दे तो जो साहब ऐसे लोग खुद भी तो रखते हैं, रखते हैं। पर्सनल एक्सपेंस हो गया। वो इस लेवल का है तो Related नहीं है। इस लेवल का है तो यदि वो रख रहा है ना माली वो एम्प्लॉयर ने खान साहब बोला कि मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा, तो जब पे उसने करनी है तो फिर उसकी सैलरी सर वो टर्म एंड कंडीशन जो उसकी अपॉइंटमेंट में होगी वो नहीं इसमें जो मर्जी कंडीशन कर रख लें, अगर इस हेड में कोई पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय, वो उसकी इनकम बन जाएगी। सही। हाँ, और अगर इसकी सैलरी से कुछ इसके इवेज काट रहा है वो उसमें से लेस हो जाएगा। सही। दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेक्शन 49 कि वो एग्जेम्प्टेड होगी, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जब उनकी इनकम ही एग्जेम्प्टेड हो गई तो फिर पेंशन क्यों एग्जेम्पशन? नहीं 49 की कहाँ बात है? सेक्शन 49 में एग्जेम्पशन थी ना। सेक्शन 49 वो असल में मैंने लेक्चर दिया था जी जी वो अबू के लेक्चर में नहीं है। अच्छा। मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक दो बातें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ वाला सवाल था ना कि 10 लाख वाला, उसको हम क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल भी चले जाए हमारी तो बड़े अहम है, क्योंकि वर्बली तो हम सब सीनियर हैं, कुछ ऐसे लोग भी जो टैक्स के काम नहीं करते और टैक्स का काम उनके लिए नई चीज़ है, सीखना चाह रहे हैं, BLLB हैं और अकाउंट्स नहीं जानते। तो आपकी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कि आपकी एग्जाम्पल आपने कहा जी कि उसको सैलरी मिली है 10 लाख रुपए जी। होता क्या जी कि जब आपका जॉब करते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में आपने एम्प्लॉयर की कोशिश होती है कि उसके पास एक अच्छा एम्प्लॉई आए जो उसको बेनिफिट दे। और ये जो कंडीशन है जी कि उसको वो बेनिफिट देगा, मैं वो बेनिफिट उसके एक्सपीरियंस से उसके साथ वो उसके कंडीशनल होते हैं कि एम्प्लॉय वो इतना एक्सपीरियंसड है कि वो चाह रहा है जी कि अरे बंदा कहीं और नौकरी कर रहा है तो मेरे पास आए, दिल लगा के काम दिल लगा के काम करे, और दिल लगा के भी कि उसको ज़रूरत है कि मुझे ज़रूरत है कि मैं किसी दूसरी जगह से तोड़ के उसको लेके आऊँ अपने पास। वो दूसरी जगह पे अगर 10 लाख कमा, मतलब 8 लाख कमा रहा था तो मैंने उसको 10 लाख पे कहा, उसने कहा नहीं जी मुझे वो मेरा अपना जो एम्प्लॉयर है मैं उसके साथ बड़ा कन्वीनियंट हूँ, मैं क्यों आऊँ के पास। फिर एम्प्लॉयर से मज़ीद उसको गाड़ी, रिहाइश, इस तरह के बेनिफिट्स, आखिर वो कहता जी कि यार आप FBR का टैक्स भी मैं पे कर दूँगा, आप आ जाओ। अब वो आ गया, उसने कहा जी FBR के टैक्स साहब मेरी 10 लाख रुपए सैलरी बन गई है साल की, अब आप पे करें। सही। मिसाल के तौर पर टैक्स बन गया इस पर 50,000 रुपये। अब जो सैलरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है मास्टर और सर्वेंट। एक मास्टर होगा, दूसरा उसका सर्वेंट होगा, और मास्टर जो भी देगा अपने सर्वेंट को वो सैलरी है, कुछ भी रकम है, एनीथिंग, वो कहता है जी कि जो पैसे भी वो सैलरी अपने एम्प्लॉय को देगा वो टैक्सेबल है, कुछ भी वो अपने एम्प्लॉय को देगा वो टैक्सेबल है, जो भी देगा, जो भी इंसेंटिव है वो सैलरी ही सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, वो पार्ट ऑफ सैलरी है। अब ये जो टैक्स है बेसिकली अब ये पार्ट ऑफ सैलरी बन गया। जब ये सैलरी का पार्ट बनेगा तो अब उसकी सैलरी 10,50,000 हो गई है। अब इस 50,000 रुपये वो फिर दोबारा टैक्स कैलकुलेट करेगा और इस तरह फिर वो अगला बन गया मिसाल के तौर पे 10,50,000 जो है 60 हो गया, 60 52 का ले रहा है, नेजिलेबल सा होगा कि अब उसने इस 50,000 रुपये जो फ़र्क आएगा ना, अब रे आगे 52,000, 10 लाख में 50 थी, 10 लाख 50 में 52,000 है। अच्छा, अब ये 2,000 रुपये का जो फर्क है, ये 2,000 रुपये फिर उसका यानी एक 50 हो गया टैक्स, अब 2,000 और हो गया, 52 हो गया, 52 हो गया। इस तरह से 100 ऑन चलेगा जहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, भी ऐड हो जाएगा उसमें। इसको एक मैथ में हम पढ़ते हैं, अगर किसी ने मैथ की हुई तो इससे हम एन्युटी का फार्मूला होता है, उस फार्मूले के जरिए भी हम लमसम उस रकम पर आ सकते हैं कुछ। और जो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है वो यहीं पर आगे रोक लेते हैं।
वो कहता है 10,50,000 हो गया, प्रैक्टिकली इस वक्त यहीं पर रोक देते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयर अच्छी बड़ी कंपनियां लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जैसे हैं, वर्ल्ड वाइड हैं जो भी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनीज, वो यहीं पर रोक के सेकंड जाते नहीं हाथ। अच्छा, लीगली उसने जाना है और लीगली वहाँ तक जाना है जहाँ तक कि वो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, जहाँ तक उसका वो बेनिफिट जा रहा है। ऐसा ही है। और इसके बाद 2 केस लाज हमने कुछ मेंबर्स ने कहा था जी कि सेक्शन 138 और 140 के बड़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई केस लाज जो नए आए लेटेस्ट उसको ज़रा हमें अपडेट कर दें। तो 2 केस लाज हैं, मैं प्रोफेसर से डिस्कस करूंगा उनमें क्या हाई कोर्ट ने अखज़ किया है। एक केस ला तो आया है 26/9/2023 को, ये है रिकवरी का मैटर। इसमें जो सेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं वो 138(1), 138(2) और फिर 140। ये इनकम टैक्स के 4 सेक्शन है, मतलब 3 ही सेक्शन है, इसका 2 सब क्लास अहम है। जब एक ऑर्डर होता है आपके खिलाफ, असेसमेंट हो गई, डिमांड निकल आई, तो उसके साथ आपको 137 का नोटिस आएगा, वो बताएगा जी कि आपके खिलाफ डिमांड खड़ी हो गई है, अब आपने जमा करानी है। 137(1). और उसके बाद आप अगर नहीं जमा कराते तो ऑफिसर क्या करेगा, वो आपको 138(1) का नोटिस देगा कि मैं आपको, आपने वॉलंटरी कंप्लायंस नहीं की, अब मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ जी कि इसको 5-7 दिन, 7 दिन में मिनिमम 7 दिन है, और 7 दिन से 15 दिन में आप जमा कराएं। और अगर फिर भी जमा नहीं कराते आप, तो फिर वो 138(2) का नोटिस देगा उसको। 138(2) का नोटिस देगा जी कि अब मैं खुद रिकवरी करने लगा हूँ। जहाँ भी आपके पैसे पड़े। और 140 क्या कहता है, 140 कहता है जी कि अगर किसी थर्ड पर्सन के पास भी आपके पैसे पड़े हैं तो वो भी वो वसूल कर सकता, उसे ले सकता है। अगर मैंने किसी से माल किसी को उधार बेचा हुआ है और उसने मेरी पेमेंट करनी है 20 लाख रुपए, तो ऑफिसर उसे कह सकता है जी कि आपका पार्टी है, तो 20 लाख रुपए आपने जो माल खरीदा इसको पैसे नहीं देने, हमें देने हैं। मेरे अगर बैंक में पैसे भरे हैं, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी के पास मैंने मानतन रखवाए हुए पैसे, वो सब के सब 140 में कवर होते हैं। और 138 में करकी वगैरह जैसे लैंड ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिकवरी होती है, वो 138(2) में फॉल करती है। अब होता क्या है जी कि जैसे ही आप कमिश्नर अपील से फैसला आता है, पहले तो आपने असेसमेंट ऑर्डर हो गया आपके खिलाफ, आपने अपील कर दी। अब फर्स्ट अपील में आपने स्टे ले लिया, अगर स्टे नहीं भी लिया तो रिकवरी हो जाती है। तो इस पर फैसले आए हुए हैं कि जी कि फर्स्ट अपील के दौरान पेंडेंसी जब तक है तो आपने रिकवरी नहीं करनी। अब और इसके बाद ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, ये जाके जरा बता दें। हाँ, ये है रिट पिटीशन नंबर है जी 29,586 29,586/2023, डेटेड है 26/9/23 की। ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने ऑथर की है जस्टिस राहिल कामरान साहब ने। और जो उन्होंने इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन्होंने कहा है जी कि मेरे बल्कि कोर्ट में 3-4 दिन पहले भी एक केस में मैं गया हुआ था ऐसे सिमिलर, तो उन्होंने इसके कुछ पॉइंट्स भी बताए जी कि पाकिस्तान, ये जो इसका जो टाइटल है चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है पाकिस्तान ब्रांच, चाइना, ये फॉरेन पाकिस्तान में कंपनी है जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। और उन्होंने कहा जी कि हमारा जो फॉरेन ट्रस्ट है वो 2% है इंडिया का, और इंडिया का है कोई 50 का अबाव है। ये राहिल कामरान, जस्टिस राहिल कामरान साहब ने कोर्ट में हमें बताया है। अब्दुल रज़ाक साहब भी मेरे साथ खड़े थे उस वक्त। तो उन्होंने यही कहा जी कि हम अपना ये जो पैसे बैंक से निकाल के ले गए हैं FBR के ऑफिसरान, और वो बाहर की इन्वेस्टर कंपनी है पाकिस्तान में बैठी है और लॉ और रूल ऑफ लॉ को उन्होंने फॉलो नहीं किया, इट मीन्स कि हमारा जो ट्रस्ट है FBR पर वो उसको और मजीद डेफिसिट पर जा रहा था, जिसको मैंने काउंटर करने के लिए जजमेंट पर फौरी तौर पर उनको ऑर्डर किया FBR को जी कि पैसे वापस किए जाए। और उन्होंने ये सारी बातें लिखने के बाद कि 137 का स्कोप क्या है, 138(1) का क्या है, 138(2) का स्कोप क्या है, 140 का स्कोप क्या है, ये जजमेंट मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा। आखिर में उन्होंने कहा जी कि इस केस में कि कमिश्नर अपील साहब ने जैसे ही फैसला किया, टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला कर दिया कमिश्नर अपील साहब ने, तो 2 घंटे के अंदर अंदर FBR ने मतलब का जो रिकवरी ऑफिसर है, कमिश्नर है, उसने बैंक से पैसे निकलवा लिए। अब उन्होंने कहा जी कि रे पहले समझ नहीं आता कि जी कि क्या कमिश्नर अपील साहब का इनका आपस में लेजन था,
देखिए, एक होती है कमिश्नर अपील आता है एफबीआर की हिरार्की में, ड्यू प्रोसेस ही नहीं हुआ। और इंडिपेंडेंट फोरम जो पहला फोरम है, इंडिपेंडेंट फोरम जो एफबीआर से बाहर है, कि जिसने टैक्स लगाया है उसी का ही ऑफिसर हमें टैक्स की वो अपील सुन रहा है। तो इंडिपेंडेंट फोरम जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट फोरम उसने इस चीज़ को अथेंटिक कर दिया है, इस चीज़ को कर दिया है ये कि जो रिकवरी हुई है, इट मीन्स कि कमिश्नर अपील साहब और कमिश्नर साहब आप इसमें लाइसेंस में बैठे थे कि जी मैं ऑर्डर करूँगा और आप 1 घंटे बाद जाकर, क्योंकि इससे पहले जो आपने 140 का नोटिस देना है, 140 मतलब 140 का नोटिस है, इसे बनाने में, अप्रूवल लेने में टाइम लगता है। अगर इजाजत हो तो आपके शेयर करूँ। जी बिल्कुल। इमरान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, जी ऑर्डर अनाउंस हुआ है, आधे घंटे के अंदर अंदर, इसका मतलब है कि सारा कुछ उन्होंने पहले बना कर रखा हुआ। प्री प्लान यही बात उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब कमिश्नर अपील साहब और कमिश्नर साहब आपस में प्री प्लानिंग करके बैठे हैं कि अभी कंपनी ने स्टे लिया हुआ है कमिश्नर अपील साहब से, जैसे ऑर्डर उसके खिलाफ हुआ, स्टे वेकेट हो गया, डिमांड कंफर्म हो गई और 2 घंटे में पैसे निकल गए बैंक से पैसे। अब उन्होंने कहा जी कि इसके बाद जो अपील का फोरम है वो है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब अगर उसको अपील का अगला फोरम अवेल करने का टाइम नहीं दिया जाएगा तो अरे तो फिर सारा जो टैक्स का जो प्रोसेस है वो तो एक फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो उन्होंने फिर हल किया जी कि जब जिस लेवल पे भी डिमांड कंफर्म होगी उसने दोबारा 138(1) को देना है। अगर कमिश्नर अपील ने दोबारा उसने टाइम देना है मुझे, ये मैं आपसे 22 जमा करा दें आप। अब आपका कमिश्नर अपील का भी फैसला, आपका कमिश्नर अपील का फैसला ख़त्म हो गया है, विकेट हो गया है, डिमांड कंफर्म हो गई है। अब आपको 7 दिन का टाइम है जी कि आप मुझे पैसे दें। वो अब टैक्स पेयर का है कि जी कि वो चला जाए अपना ट्रिब्यूनल में जाके स्टे ले ले। अब उसको इस प्रोसेस को रोका गया है, उसका डिप्राइव किया गया है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10A में। और फिर उसके बाद उन्होंने मजीद कहा जी कि ट्रिब्यूनल से भी फैसला, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल रेवेन्यू का फैसला भी अगर ख़त्म हो गया है, कंफर्म हो गया है, डिमांड हेल्ड हो गई है जी कि जमा कराएं, लेकिन उसके पास टैक्स रेफरेंस का तो फॉर्म मौजूद है, तो फिर दोबारा उसको 138 जो पहले वाला नोटिस है 138, क्योंकि इस केस में एफबीआर ने आके कहा जी कि हमने 138 एक दफ़ा जारी कर दिया था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील बिफोर कमिश्नर अपील। इसके बाद अब हम बार बार तो 138 नहीं देना, ला में लिखा हुआ जी कि 138(1) एक दफ़ा होना है। इस फैसले में हेल्ड हो गया जी कि 138 जब भी अपील का फैसला आएगा हर फॉरम के बाद उसने दोबारा टाइम उसे बताना जी कि देना है, अपॉर्चुनिटी उसको देनी है, चाहे वो आगे से स्टे लेके आ जाए और चाहे वो टैक्स जमा करा दे, लेकिन बैंक से नहीं निकाल लें। ऐसी सूरत में एक दफ़ा शायद जमील साहब ने आप ही का केस रिप्रेजेंट कर रहे थे आप। हाँ जी, डकैती बाय स्टेट, रोबरी बाय द स्टेट। हाँ, हमारे उस केस में वो मैडम मखदूमा आमना जावेद हाशमी साहिबा का केस था जी। और उन्होंने बातें ज़बानी की थी। लेकिन अब इसके बाद उन्होंने यही चीज़ एक ये जो रॉबरी फ्राम जो उन्होंने वर्बल हमें एक उस दिन कोर्ट में ये बातें की थी, अब एक नई रिट पिटीशन नंबर है 71690। ये इसके बाद जजमेंट आई है और ये जजमेंट आई है 7/12/2023 को। ये जजमेंट जो है बेसिकली ये किसकी है? ये है साहिद जमील साहब की, जस्टिस साहिद जमील साहब की है। जो अल्फाज उन्होंने मुल्तान बेंच में हमें मखदूमा आमना जावेद हाशमी के केस में किए थे और उस वक्त आप रजा बोतला साहब को बुलाकर उन्होंने चीफ कमिश्नर साहब को बुलाकर अल्फाज बोले थे जी कि रॉबरी फ्राम द स्टेट है जो आपने पैसे निकाले हैं, तो वही अल्फाज अब उन्होंने इस केस में लिख दिए हैं, ऑर्डर में आ गए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि जी उन्होंने कहा है कि 140 सेक्शन 140 किसका नाम है? टाइटल है जी के सरदार वसीम इलियास वर्सेस FO फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये हाई कोर्ट जस्टिस साहिद जमील लाहौर बेंच का जी। अब लाहौर बेंच का एक केस है प्रिंसिपल सीट का और इसमें जो इशू आया है वो इशू आया जी कि कंपनी की रिकवरी थी, कंपनी से रिकवरी नहीं हुई, तो सेक्शन 139 आएगा हमारा। उस सेक्शन में उन्होंने किसी एक डायरेक्टर को कहा जी कि अब कंपनी से रिकवरी नहीं हो रही तो अब आप हमें रिकवरी करके दें। 139 का जी कि अगर कंपनी है, कंपनी इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो
तो उसके पास इतने फंड्स नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, तो उन्होंने उसके डायरेक्टर को इसका जिम्मेदार किया जी कि अब आप हमें कोई भी डायरेक्टर ला का अख्तियार है 139 में। अब 139 में उन्होंने नोटिस देने के बाद फिर दोबारा डायरेक्टर के अकाउंट से 140 का नोटिस देकर पैसे निकाल लिए एक डायरेक्टर से। वो उनका अख्तियार है, चाहे डायरेक्टर बाद में आपस में जो शेयर वो हाँ जिम्मेदारी वो खुद शेयर कर लीजिए, इतना आपने पैसे जमा कराने थे सब तकसीम करो, कंपनी के अंदर फंड डालें ताकि मेरा जो लॉस हुआ है मेरे निकले पैसे वापस करें। अब उन्होंने इस केस में जो चीज़ हेल्ड की है, एक तो उन्होंने कहा जी कि जब तक आपको यकीन ना हो जाए, बिलीव ना हो जाए कि टैक्स पेयर जो है वो रन अवे हो जाएगा, भाग जाएगा, पैसे नहीं देगा, छुप जाएगा, मफरूर हो जाएगा, रिकवरी कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं हो सकेगी, तो सेक्शन 140 फिर आपने इन्वोक करना है। थर्ड पर्सन से जो पैसे लेने हैं आपने, तो वो उस वक्त लेने हैं जब वो अब ये सारे आप प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा करेंगे। और फिर 140 के ऊपर उनका बार बार जस्टिस साइज मिल साहब का एक जो व्यू है कि मुकम्मल डिटेल देनी है आपने नोटिस के अंदर। बैंक में सिर्फ इतना नहीं लिख देना जी कि गवर्नमेंट का इसने 2 करोड़ देना है और जैसे ही आपके पास पैसे मौजूद हैं आए तो हमें भेज दें। 140 का जो नोटिस होता है उसमें नहीं लिखा होता है बैंक मैनेजर को, तो ये नहीं लिखना, आपने बताना है जी कि हमने तमाम कोशिशें कर ली हैं, हमने 138 में रिकवरी करने की जो भी एक तरीक़ेकार दिया हुआ है हमने पूरा कर लिया है। और उसके बाद फिर आपने जो चीज़ें लिखनी है उस 140 के नोटिस में कि असेसमेंट कब हुई है, डिमांड बनाई कब गई है हमारी तरफ से, एफबीआर की तरफ से, फिर इसके बाद फाइनल कब हुई है। फाइनल मीन्स के अभी किस अपील के फॉरम से रहा तो उसने अपील नहीं की, किस अपीलेट फॉरम पे वो फाइनल लिखनी है आपने, पूरी हिस्ट्री लिखनी है उसकी रिकवरी की। और उसके बाद अब फाइनल हो गई है, अब आपने ना आगे अपील की है ना आप स्टे में है, इसलिए आप पे ये रिकवरी पानी है। होगी जाके अब अगर डिमांड है तो डिमांड ही रहेगी, क्योंकि आपके तो आपके जो मौके हैं वो तो खत्म हो गए। 140 में उन्होंने कहा कि रिकवरी की आप पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपकी रिकवरी इस तरह बनती है, इस तरह, क्योंकि फर्स्ट अपील में गए आपके खिलाफ, दूसरी अपील में, सेकंड अपील में गए, फिर वहाँ से ये हो गया, स्टे में रेफरेंस में गए, फिर वहाँ से हो गया, अब आपकी ये बनती है, आपने हर सूरत देनी है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। और रही बात वो कहता है जी 139 के अंदर भी रही बातें लिखनी है आपने, 139 के अंदर भी रही बातें लिखने के हम आपसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 138 में रिकवरी नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो ऑफिसर ने रिकवरी करने से पहले करना था, अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर वो ऑफिसर नहीं करता तो जनरल क्लास एक्ट 24A का तो वो उसमें आ गया, उसकी वायलेशन तो हो गई उसकी। साथ उसने कहा जी कि रॉबरी ऑफ द अंडर द रॉबरी ऑफ द बाय द स्टेट है अंडर द पावर मिसयूज ऑफ पावर्स। तो रे आप अपनी अथॉरिटी को इतना मिसयूज ना करें। और इसको उन्होंने बकायदा फिर आगे आखिर में जाके उन्होंने एफबीआर को वार्निंग दी है कि जी कि एफबीआर अपना तमाम ऑफिसरों को वार्निंग जारी करे जी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किए बगैर आपने आइंदा 140 को जब तक वो रन अवे वाली बात पूरी ना हो जाए, सारे प्रोसेस डिटेल देनी, ये सब चीज़ें आप पूरी नहीं करते तो आप अपने ऑफिसरों को वार्निंग दें। हाँ जी, क्या बात है गाजी साहब, क्या बात है। तुझे तो पूजा जी बंद कर देता है, पर उसे मानेगा कौन? सर मानेगा, उन्होंने तो कौन टकेगा? उसके अगली बात लिख दी है। और उन्होंने मनवाएंगे, आप लोगों ने मनवाना है, कौन टकेगा? और जस्टिस साइद जमील साहब ने जो आखिरी बात की है इस ऑर्डर में, उन्होंने कहा जी कि सेक्शन 227 है एफबीआर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, तो ऐसे लोगों के खिलाफ उसके अंदर कार्रवाई एफबीआर करे, खुद करे। मसलन कि उसने एक तो एफबीआर को भी डायरेक्शन दे दी है, दूसरा कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद टैक्स पेयर के पास भी अख्तियार आ गया जी कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो वो 227 के लिए कंप्टेंट ऑफ कोर्ट भी मूव कर सकता है, महकमे के पास भी जा सकता है। अब महकमे के पास जाएगा, चीफ के पास जी के देखें अरे वायलेशंस इस ऑर्डर की हुई हैं। और उन्होंने लिखा जी कि हमने 12 हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किए हैं कि ये चीज़ें पूरी करें, लेकिन फिर भी नहीं हो रही, तो 227 की क्यों नहीं कार्रवाई करता एफबीआर। तो रे देखें, ये 2 हमारे पास केस लाज बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं रिकवरी के। लेटेस्ट अभी कोई जस्टिस राहिल कामरान साहब वाला तो कुछ अर्सा पहले आया था, ये जो साइज मिल साहब वाला जस्टिस जो है जजमेंट अभी लास्ट वीक आई है, ये माल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा सर। माल एडमिनिस्ट्रेशन तो एफटीओ का राइट, नहीं ये माल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, ये बिल्कुल वायलेट कर रहा है ना वो,
तो फिर एफटीओ ने खींचा कहीं? आज के बिजनेस रिकॉर्ड में खबर भी लगी है, एफटीओ साहब का, मेरे से फेडरल टैक्स ऑफिसमैन है, उन्होंने भी बड़ा क्लियर आज एक इस पर स्टेप लिया है कि जी कि आप इसका कोई तरीक़ेकार बनाएं, ऐसा नहीं है कि आप जिसका दिल किया जहाँ से दिल किया रिकवरी करके बैठ गए हैं। तो वो भी एफटीओ साहब का तो एक माल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप एक अलग है, ये तो इसको हम कहेंगे जनरल क्लास एक्ट 24 है और आर्टिकल 199 199 में हम कहते हैं जी कि हमारे पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं है। और इसने किया क्या, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल नहीं किया हमारा, और ऑफिसर बाउंड था 24A क्लास के तहत एक अच्छा और स्पीकिंग ऑर्डर के अलावा कि जस्टिफिकली और अपना जस्टिफाई करे, अपने एक्ट को जस्टिफाई करे, ईमानदारी से काम करे, शफाफियत से काम करे और एक नेक नीति से काम करे। तो ऐसे सारे के सारे आंसर जो हैं, एलिमेंट्स हैं इस फैसले में से नज़र आ रहे हैं जी कि इसने ये हमारा जो क्लास जनरल क्लास एक्ट 24 है उसकी वायलेशन की है। गुड, वेरी गुड जी आज का फिर लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। आपने वो बताया था रेट नंबर 29,586, ये टाइटल बताएंगे सर? एक कॉपी ले ले, मैं आपको कॉपी प्रिंट निकाल देता हूँ, मैं ग्रुप में सर्कुलेट कर देता हूँ, आपको प्रिंट निकाल देता हूँ। इसमें मैंने नोटिंग की हुई है, नहीं तो मैं आपको नहीं दे देता, तो मैंने जरा नोट्स बनाए हुए हैं। टाइटल सर अच्छा, इसमें एक तो मैं फैसले आपको पर्सनल आपके नंबर पर भेज दूंगा, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट ने फैसिलिटी दी हुई है कि जो भी अप्रूव और रिपोर्टिंग फैसला होगा आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, उसका साल लिखें, साल नहीं मालूम तो उस जस्टिस का अगर नाम मालूम है तो आप जस्टिस के नाम से सर्च करें, तो उस जस्टिस के जितने भी फैसले अब तक उसने जारी किए हैं वो मुकम्मल 2012 से लेकर ऑनवर्ड 23 तक आपको वो अवेलेबल है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की अगर किसी दोस्त को अगर गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, नहीं मिलता, तो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर केस मैनेजमेंट में कोई भी रिपोर्टरी जजमेंट के ऑप्शन में जाके क्लिक करके अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग में, उसमें भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग एज सिटिंग जजेस और एक फार्मर जजेस। तो फार्मर में वो हैं जो कि जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं, तो वो फिर फार्मर में आ जाएंगे। सिटिंग में क्योंकि साइज मिल साहब और राहिल कामरान जस्टिस सिटिंग में है, और अगर आपको मालूम है साल कौन सा है तो आप नैरो करने के लिए सर्च को 2023 करेंगे तो सिर्फ 2023 के उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स जितनी भी हैं, और अगर नाम लिखेंगे तो नैरो। गुड, वेरी गुड। टाइटल भी सर ले ले। बहुत शुक्रिया जी, आज का प्रोग्राम को हम यहीं पे अख्ताम करते हैं। अच्छा जी, मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान की सहूलत के लिए छोटा सा एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया और इसमें वीडियो के आखिर में मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि हमने लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जजमेंट्स को सर्च करने का तरीका, जो भी जजमेंट अप्रूव और रिपोर्टिंग होगी, चाहे वो कोई भी हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, तो वो सबसे पहले वेबसाइट पे आएगी, उसके बाद कि उसका प्रिंट बाहर कॉपी अवेलेबल होती है। तो पहले हमने जस्टिस राहिल कामरान साहब की एक जजमेंट जो डिस्कस की है हमने 140 के ऊपर, वो उसको ओपन करना सीखा है। और अब दूसरी जजमेंट जो हमने जस्टिस शाहिद जमील खान साहब की एक डिस्कस की थी, उसको बताया जी कि कैसे आपने उसको वहाँ तक जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। और देखें जस्टिस शाहिद जमील खान साहब की जजमेंट ओपन हो गई है। और इसके अगर आपके पास कोई सर्च इंजन नहीं है, वेबसाइट नहीं है, आपने किसी को पेड कोई आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है मैगज़ीन का, PLD की वेबसाइट भी अगर नहीं है, ना कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जितनी भी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। अब मैं फॉर्मर जस्टिस के पेज पे गया हूँ और इस पर आप देखेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट है 2013 की, केयर टैक्स मुल्तान बेंच में उन्होंने अनाउंस किया था जुलाई अगस्त 2013 में मुल्तान आए थे। तो एक बहुत अच्छी जजमेंट्स मुल्तान में इन्होंने उस वक्त प्रूफ ऑफ रिपोर्टिंग की दी थी। इसमें केयर टैक्स की जैसे हम कैसे ओपन करेंगे वो मैंने तरीका भी आपको, जो हमारे एलिवेट हो गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जजमेंट भी मैंने ओपन करके यहाँ पर आपको दिखा दी है। हमारे मुल्तान के माया नाज एडवोकेट मियाँ अब्दुल बासित साहब इसमें पेश हुए थे। और केयर टैक्स एक सेल टैक्स के अंदर एक मिसाली जजमेंट है जो जिसमें सेल टैक्स के अंदर सेक्शन 237 टैक्स फ्रॉड को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब और मियाँ अब्दुल बासित साहब की एज ए एडवोकेट इसको एक्सप्लेन किया गया है।
अब इसके बाद राहिल कामरान साहब की जजमेंट जो हमने डिस्कस की थी वो भी अभी ओपन हो रही थी, ज़रा लेंथी थी, तो वो भी ओपन हो गई है। ये 138 और 140 के ऊपर जो जजमेंट हमने पहले डिस्कस की है, इसको ओपन होकर दिखा रहा हूँ मैं आपको, और एंड तक आप देख लें कि इसमें जो भी टेस्ट है वो देखें। अगर आपके पास कोई पासवर्ड नहीं है, कोई लॉगिन नहीं है, किसी वेबसाइट की पेड आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इजीली अप्रूव और रिपोर्टिंग जजमेंट को वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और ये जस्टिस जमील खान साहब की जजमेंट है। इसके साथ मैं मोहम्मद इमरान गाजी, ज़िला सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन, आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा।